नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है स्टर्न एंड गरलाक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। अभी तक हमने स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ा, हमने इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में पढ़ा, हमने वेक्टर एटम मॉडल के बारे में भी डिस्कस किया। अगर इन सब चीजों को मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज क्वांटाइज और डिस्क्रीट। क्या बोलूंगा मैं? ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन मैग्नेटिक फील्ड इज क्वांटाइज और डिस्क्रीट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ओरिएंटेशन ऑफ एटम होता है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, वो कैसा होता है? डिस्क्रीट होता है या फिर क्वांटाइज होता है। तो इसी बात, ये तो हमने कैसे पढ़ा? थ्योरेटिकली पढ़ा। नाउ इसी बात को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए 1921 में स्टर्न और गरलाक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया और हमें यह दिखाना चाहा कि जो एटम का जो ओरिएंटेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, वो क्वांटाइज होता है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? एक ओवन चाहिए। दूसरा क्या चाहिए हमको? एक फाइन स्लिट चाहिए। तीसरा क्या चाहिए हमको? एक स्पेशली डिजाइंड मैग्नेट चाहिए, जिसे हम पोल मैग्नेट भी बोलेंगे, हम देखेंगे उसको अभी आगे। और हमें क्या चाहिए? एक फोटोग्राफिक प्लेट चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हमको चाहिए ना। वो इन सब चीजों को लेकर हम क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे और देखेंगे कि हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा हमको दिखता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले एक ओवन चाहिए। तो हमने यहां पर क्या बना दिया? एक ओवन बना दिया इस तरीके से। ठीक, ओके, ये क्या है? मेरे पास एक ओवन है ना। ये ओवन का काम क्या होगा? इस ओवन में हम क्या रखेंगे? सिल्वर रखेंगे। और ये ओवन को हम जैसे गर्म करेंगे तो यहां से सिल्वर एटम क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। मैंने यहां पर क्या बना दिए? एक होल टाइप का बना दिया। तो जैसे इस ओवन को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो यहां से, इसमें क्या रखा हमने? सिल्वर रखा है। तो यहां से क्या निकलेंगे? सिल्वर एटम बाहर निकलेंगे। मैंने इसके ठीक सामने यहां पर क्या लगा दी? एक बहुत ही फाइन स्लिट लगा दी। क्या लगा दी? एक बहुत ही फाइन स्लिट। एक नहीं, दो लगा दो। ठीक है, क्या लगा दी मैंने? एक बहुत ही फाइन स्लिट लगा दी। तो जैसे ये जो यहां से एटम निकलेंगे, कौन से एटम? सिल्वर के एटम। और वो सिल्वर के एटम कैसे होंगे? न्यूट्रल होंगे, यानी कहां होंगे? अपने ग्राउंड स्टेट में होंगे। तो जैसे ही वो सिल्वर एटम यहां से बाहर निकले कुछ इस तरीके से, और यहां से ऐसे बाहर निकलेंगे, और जैसे इस फाइन होल से या फिर फाइन स्लिट से बाहर निकलेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एक बीम प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? एक बीम प्रोड्यूस करेंगे। किसकी? सिल्वर एटम की। तो इस बीम को मैं क्या बोल दूंगा? ये क्या है मेरे पास? बीम ऑफ सिल्वर एटम। ये क्या है? बीम ऑफ सिल्वर एटम। ठीक है, यहां इसको और दूसरे दो बोलो, क्या बोल सकता हूं मैं? डायरेक्ट बीम ऑफ सिल्वर एटम। क्या बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? डायरेक्ट बीम ऑफ सिल्वर एटम। ठीक है, अब इस सिल्वर एटम की बीम ऐसे आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। अब मैंने यहां पर क्या लगा दिया? एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। मैग्नेटिक फील्ड क्यों लगाया? क्योंकि हम देखना ही चाह रहे हैं कि जो एटम का ओरिएंटेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, वो कैसा होता है? क्वांटाइज होता है। तो मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा? जब यहां पर हम क्या रखेंगे? मैग्नेट रखेंगे। तो यहां पर क्या रख दिया हमने? मैग्नेट रख दिया। और वो मैग्नेट कैसे हैं? स्पेशली डिजाइंड मैग्नेट हैं। ये बात याद रखनी है। वो मैग्नेट कैसे है हमारे पास? स्पेशली डिजाइंड मैग्नेट हैं। ये क्या है मेरे? इसका नॉर्थ पोल है और ये क्या है? इसका साउथ पोल है। नाउ अब मैंने ये क्या हो गया? यहां पर स्पेशली डिजाइन मैग्नेट लगा दिया और ये क्या करेगा? कुछ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब मैंने यहां पर दूसरा क्या रख दिया? एक यहां पर क्या रख दी मैंने? एक फोटोग्राफिक प्लेट पी रख दी। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? एक फोटोग्राफिक प्लेट पी है ना। अब इस पोर्शन को समझते हैं, यानी इस मैग्नेट को समझने की कोशिश करते हैं। फिर जो स्पेशली डिजाइंड मैग्नेट है, इसका मतलब क्या हुआ? जो ये मैग्नेट है यहां पर तो मैंने खाली सिंबॉलिकली दिखा रखा है। एक्चुअल में कैसा दिखेगा शेप में? अगर इसका हम शेप देखना चाहें तो इस तरीके का कुछ देखने को हमको ये मिलता है। ये क्या है? कुछ इस तरीके से। ये इसका कौन सा पोल? साउथ पोल। और ये वाला कौन सा है इसका? ये नॉर्थ पोल। ठीक है, तो साउथ पोल कुछ ऐसा होगा और नॉर्थ पोल कुछ ऐसा होगा। और इस टाइप के मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं? पोल मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल मैग्नेट। ठीक है, तो ये कैसा मैग्नेट है? पोल मैग्नेट है। ठीक है, ये कौन सा पोल है? इसका नॉर्थ पोल है। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है कहां से कहां की ओर जाती है? नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी और यहां पे मिल जाएंगी, ऐसे जाएंगी, यहां मिल जाएंगी, ऐसे जाएंगी, यहां से मिल जाएंगी, और यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। अब मैं यहां पर देख सकता हूं, देखो कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो
स्ट्रेंथ है वो जैसे जैसे हम कहाँ की ओर जा रहे हैं, साउथ पोल की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है वो क्या कर जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है। यानी इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, वेरिएबल है। यानी ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कैसा मैग्नेटिक फील्ड है ये, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं अज्यूम करूं कि ये डायरेक्शन कौन सी है, इसकी जेड डायरेक्शन है, और ये कौन सी है, इसकी वाई डायरेक्शन है, और ये कौन सी है, इसकी एक्स डायरेक्शन है, तो ये क्या हो गया, एक्स वाई जेड डायरेक्शन। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है। तो मैं यहां से कह सकता हूं, मैंने अज्यूम कर लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, हमारे पास जेड डायरेक्शन में है। ठीक, तो यहाँ पर पोल मैग्नेट लगाने का क्या फायदा हुआ, ये फायदा हुआ कि मुझे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला वो कैसा देखने को मिला, मेरे को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला, और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, जेड डायरेक्शन में है। मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया यहाँ पर। ओके, नाउ इतना पार्ट अलग है इधर का ही। ठीक, ये पार्ट किसको दिखा रहा है, ये इस पार्ट को दिखा रहा है, यानी इस पोर्शन को दिखा रहा है जो यहाँ पर हमने ये मैग्नेट रखा हुआ है। और ये मैग्नेट एक्चुअल में कैसा दिखता है, कुछ इस टाइप का दिखता है, और इस मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा होता है, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होता है। नाउ अब क्या हुआ, अब यहां से तो क्या आ रही थी, ये ओवन ने क्या किया, सिल्वर को गर्म किया, सिल्वर के एटम यहां से निकले, और स्लिट ने क्या प्रोड्यूस कर दी, यहां पर एक बीम प्रोड्यूस कर दी। और इस बीम जब ये कहां जाएगी, अब बीम इसको हम कहां से पास कराएंगे, इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास कराएंगे। जैसे ये बीम इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को पास करेगी, उसके बाद कहां जाएंगे, वो जो एटम है वो कहां जाएंगे, इस पी यानी ये कहां, इस फोटोग्राफिक प्लेट में टकराएंगे, और हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या देखने को मिलेंगे, कुछ ट्रेस देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जो रिजल्ट है ना वो बड़ा चौंकाने वाला देखने को मिला। इस फोटोग्राफिक प्लेट में हमें इस सिल्वर एटम के लिए सिर्फ 2 ट्रेस देखने को मिले। कितने ट्रेस देखने को मिले, सिर्फ 2 ट्रेस देखने को मिले, और डायरेक्ट बीम की जगह पर कोई भी ट्रेस देखने को नहीं मिला। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहां से एटम आए 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 आए, लेकिन यहां से आए को एटम है ही नहीं। यानी ये कौन सी डायरेक्शन हुई, डायरेक्ट बीम की डायरेक्शन हुई। यानी यहां पर कोई भी ट्रेस हमको देखने को नहीं मिला, बल्कि हमें 2 ट्रेस देखने को मिले। एक ट्रेस कहां, इस डायरेक्ट बीम से नीचे यहां पर, और एक कहां, इस डायरेक्ट बीम से ऊपर। और इस डायरेक्ट बीम से इन दोनों पॉइंट को डिस्टेंस थी वो क्या थी, सेम थी। ऐसा हमको कैसा देखने को मिला, एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला। अगर अब यहां पर ट्रेस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कुछ एटम यहां से जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड को पास करे वो कहां चले गए, इस पॉइंट पर चले गए, जहां पर हमको ये पहला ट्रेस देखने को मिल रहा है डायरेक्ट बीम से ऊपर। और जो दूसरा ट्रेस का कहां देखने को मिल रहा है, इधर पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब कुछ एटम जैसे ही एटम यहां से बाहर निकले, इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकले, तो कुछ एटम कहां की ओर आ गए, यहां से इस की ओर आ गए, यानी इस पॉइंट की ओर आ गए होंगे। ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, कि यहां पर 2 ट्रेस क्यों देखने को मिले, क्योंकि कुछ एटम इस पॉइंट पर गिरे होंगे और कुछ एटम इस पॉइंट पर गिरे होंगे। यहां पर कोई ट्रेस नहीं देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं देखने को मिला, क्योंकि यहां पर कोई भी एटम आया ही नहीं। यानी इस डायरेक्शन में, डायरेक्ट बीम की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करने के बाद कोई भी एटम आया ही नहीं। ठीक, अगर मैं इस पॉइंट को O पॉइंट बोलूं, इस पॉइंट को मैं Z1 बोलूं, इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूं, Z2 बोल दूं, तो यहां पर जो Z1 O था वो किसके बराबर था, OZ2 के बराबर था। यानी डायरेक्ट बीम से इस Z1 और Z2 पॉइंट की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, सेम थी। तो इस टाइप का हमको एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, हमें एक्सपेरिमेंटली क्या देखने को मिल रहा है, कि हमें यह देखने को मिल रहा है कि जैसे एटम इस मैग्नेटिक फील्ड को पास करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को या फिर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हैं, डायरेक्ट बीम है वो 2 कंपोनेंट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, क्या हो जा रही है, 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जा रही है। और हमको फोटोग्राफिक प्लेट में 2 ट्रेस देखने को मिल रहे हैं, एक कहां पर, Z1 पर, और एक कहां पर, Z2 पर। ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा अपनी आंखों से। ठीक, जब ये एक्सपेरिमेंट किया किसने, स्टर्न और गरलाक ने। तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और या फिर उसको देखते हैं या उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब हमें उसका रीजन देना पड़ता है कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है। और वो रीजन 2 तरीके से दिए जाते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब थ्योरेटिकली, क्वांटिटेटिव का मतलब मैथमेटिकली। तो सबसे पहले हम रीजन देंगे, क्वालिटेटिव रीजन देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहला रीजन कैसे देंगे हम, क्वालिटेटिव रीजनिंग।
क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। तो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमें एक लाइन पर ध्यान देना होगा। वो लाइन क्या है, अब मैं बोल रहा हूँ लाइन, उसको ध्यान से सुनिए आप। लाइन ये है कि जब भी हम किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ध्यान सुनना है, जब भी हम किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उस मैग्नेट में क्या लगता है, डिफ्लेक्शन का फोर्स लगता है। ठीक, हमें जानते हैं, क्लास 12 में हमने पढ़ा था ये। क्या, जब भी हम किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उस मैग्नेट में क्या लगता है, डिफ्लेक्शन का फोर्स लगता है ना। अब जो आगे वाली बात है उसे ध्यान सुनना। वो बात क्या है, उस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन लगेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेट है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, फिर से बोलो लाइन को। ठीक है, लाइन क्या है कि जब भी हम किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उस मैग्नेट में क्या लगता है, डिफ्लेक्शन का फोर्स लगता है। और उस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करती है कि जो मैग्नेट है उसका ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है। ठीक है, नाउ अब इस लाइन का हमारे इस एक्सपेरिमेंट से क्या लेना देना है, लेना देना है। अब देखो, जैसे कि यहां पर जो एटम हमारे निकल रहे हैं, जो कहां जा रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं। हम जानते हैं जो एटम होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक टाइप के मैग्नेट होते हैं, टिनी मैग्नेट होते हैं। हमने पढ़ा था पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में, आप उसको देख सकते हो। ठीक, तो जो मैग्नेट होते हैं वो कैसे हो, सॉरी, जो ये एटम होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्चुअल में एक टिनी मैग्नेट की तरह होते हैं। यानी जब ये टिनी मैग्नेट या फिर छोटे छोटे एटम इस मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तब इनमें क्या लगेगा, डिफ्लेक्शन लगेगा। और वो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन उस बात पर डिपेंड करेगी कि इन मैग्नेट का ओरिएंटेशन कैसा है। ठीक है, इन मैग्नेट का ओरिएंटेशन कैसा है। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर हमारे पास क्या है, ये ओवन है। ठीक, ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये कि ओवन है, और इस ओवन से क्या निकल रहे हैं, मेरे सिल्वर एटम इस तरीके से बाहर निकल रहे हैं एक बीम के तौर पर, यानी डायरेक्ट बीम के तौर पर। यानी और जैसे ही मैंने इसको कहाँ से पास कराया, इस मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है। अब इनमें क्या लगेगा, डिफ्लेक्शन लगेगा ना। अब यहाँ से कितने एटम निकल रहे हैं आप बता सकते हैं, एक दो नहीं, कितने मिलियंस ऑफ एटम निकल रहे हैं। कितने एटम निकल रहे हैं, लाखों एटम निकल रहे हैं, अरबों एटम निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जब वो एटम बाहर निकल रहे हैं, और मैं ऐसा बोलूं कि हर एटम का ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि इसका ओरिएंटेशन इतने डिग्री पर होगा, इसका इतने डिग्री पर होगा। यानी कोई भी अगर हमारे पास एटम है तो उसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर कितने एटम हैं, मिलियंस ऑफ एटम हैं। अगर मेरे पास ऐसे एटम है जिनका ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है और उनकी संख्या कितनी है, मिलियन में है, तो मेरे पास यहां पर हर ओरिएंटेशन का एटम होगा ना। यहां पर मेरे पास हर ओरिएंटेशन का क्या होगा, एटम होगा। यानी किसी का ओरिएंटेशन ऐसा होगा, किसी का ऐसा होगा, किसी का ऐसा, किसी का ऐसा, किसी का ऐसा, किसी का ऐसा, किसी का ऐसा। यानी हमारे पास क्या है, यहाँ पर हर ओरिएंटेशन का एटम है। अगर मेरे पास यहाँ पर हर ओरिएंटेशन का एटम होगा और जब वो इस मैग्नेटिक फील्ड को पास करेगा तो मेरे पास क्या निकलेगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, हर डायरेक्शन में होगा, ईच डायरेक्शन में होगा। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ईच ओरिएंटेशन का, यहाँ पे हर ओरिएंटेशन का मैग्नेट है, सॉरी यहाँ पर एटम है, तो उसमें डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, हर डायरेक्शन में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अब डिफ्लेक्शन होने के बाद एटम कहाँ टकरा रहे हैं, इस फोटोग्राफिक प्लेट में टकरा रहे हैं। तो जैसे ये एटम यहाँ से पास करेंगे तो यहाँ पर हर डायरेक्शन में क्या होंगे, एटम डिफ्लेक्ट होंगे। तो कुछ एटम यहाँ पर जाएंगे, 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 कुछ एटम यहाँ से कुछ इस तरीके से जाएंगे, कुछ एटम यहाँ पर इस तरीके से जाएंगे। तो मुझे फोटोग्राफी प्लेट में क्या देखने को मिलेगा, एक कंटिन्यूअस बैंड देखने को मिलेगा। क्या ऐसा हो रहा है, आंसर है नहीं, हमें सिर्फ दो ट्रेस देखने को मिल रहे हैं एक्सपेरिमेंटली। तो अगर यहाँ पर मुझे सिर्फ दो ट्रेस देखने को मिल रहे हैं तो जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पर हर ओरिएंटेशन का एटम होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। तो सही क्या होगा, अगर यहाँ पर डिफ्लेक्शन सिर्फ दो डायरेक्शन में हो रहा है तो यहाँ पर सिर्फ कितने ओरिएंटेशन वाले एटम है, दो टाइप के ओरिएंटेशन वाले एटम हैं। ठीक है, सिर्फ कितने टाइप के ओरिएंटेशन वाले एटम हैं, दो टाइप के ओरिएंटेशन वाले एटम हैं। क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंटली ये देखने को मिल रहा है कि डिफ्लेक्शन सिर्फ दो डायरेक्शन में हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेट में जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होती है किस पर डिपेंड करती है, कि उस मैग्नेट का ओरिएंटेशन कैसा है। तो यहां पर अगर एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखने को मिल रहा है, दो डायरेक्शन को डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है एटम का, यानी यहां पर जो एटम हैं वो सिर्फ कितने ओरिएंटेशन वाले हैं, दो टाइप के ओरिएंटेशन वाले हैं। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं,
ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्रीट। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ कितने टाइप का ओरिएंटेशन है? दो के अलावा कोई तीसरा ओरिएंटेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यानी ऐसा नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है। तो इसका क्वालिटेटिव रीजनिंग क्या हो गया कि कोई भी एटम जब मैग्नेटिक फील्ड, जब सिल्वर एटम इस मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहा है तो सिर्फ दो डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि इन एटम का जो ओरिएंटेशन है वो सिर्फ कितने डायरेक्शन में है? दो डायरेक्शन में है। ये क्या हो गया? इसकी क्वालिटेटिव रीजनिंग होगी। अगर मैं यहां पर इस क्वालिटेटिव रीजनिंग को थ्योरेटिकल लिख सकता हूं, ठीक है, तो इसे मिटा देता हूं, मैं उस रीजनिंग को यहां पर लिख देता हूं। ओके, तो मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया? एटम पासेस थ्रू मैग्नेटिक फील्ड वर ओरिएंटेड इन डिस्क्रीट एंगल सो दैट बीम डिफ्लेक्टेड इन सर्टेन डिस्क्रीट डायरेक्शन। तो बीम डिफ्लेक्टेड इन सर्टेन डिस्क्रीट डायरेक्शन एंड गिव डिस्क्रीट ट्रेस। तो हमें क्या देगी यहां पर? डिस्क्रीट ट्रेस देगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही है, उसके जो ओरिएंटेशन है वो कैसे हैं? डिस्क्रीट एंगल में है। ओरिएंटेशन इन डिस्क्रीट एंगल सो दैट इट सर्टेन डिस्क्रीट डायरेक्शन। जो बीम होगी वो क्या होगी? सर्टेन डिस्क्रीट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये तो कैसी रीजनिंग हो गई, कैसा एक्सप्लेनेशन हो गया? इसका क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि ऐसा होता है, या उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन। ठीक है, किसकी बात करते हैं? क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि वो डायग्राम मेरे से मिट गया था, तो मैंने दोबारा बना दिया। यहाँ पर क्या है? ये एटम है जो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे ये एटम इस मैग्नेटिक फील्ड को पास करते हैं तो उसमें दो डिस्क्रीट डायरेक्शन में क्या होता है? डिफ्लेक्शन लगता है, या फिर दो डिस्क्रीट डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं? डिफ्लेक्ट होते हैं। नाउ इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे? क्वांटिटेटिवली क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, नाउ जैसे कि ये क्या है? एटम है जो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। मैंने अज्यूम कर लिया कि इन मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कितना है मेरे पास? म्यू है। और ये किसको पास कर रहे हैं? इस मैग्नेटिक फील्ड को पास कर रहे हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैंने कितनी अज्यूम कर ली है? बी अज्यूम कर ली है। तो इस मैग्नेट की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी हो जाएगी हमारे पास? माइनस का बी डॉट म्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस का बी डॉट म्यू हो जाएगी। नाउ जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड को पास करें तो इसमें क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। और हम जानते हैं फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस का डेल वी। यानी इस पोटेंशियल एनर्जी का जब हम क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट निकालेंगे तो किसके बराबर होगा हमारे पास? फोर्स के बराबर होगा। ओके, नाउ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो, दिस फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस का डेल, और इसकी जो कितना आ जाएगा मेरे पास? बी डॉट म्यू आ जाएगा। ठीक, नाउ जैसे कि हमने अज्यूम किया था कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में हमारे पास? जेड डायरेक्शन में है। और जो एटम है वो किस डायरेक्शन में आ रहे हैं हमारे पास? वाई डायरेक्शन में आ रहे हैं। और ये कौन सी डायरेक्शन है मेरे पास? एक्स डायरेक्शन है। तो मैं यहाँ पर इसका जेड कंपोनेंट निकाल दूंगा। तो यहाँ से जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? ओके, ये माइनस यहाँ से आया, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये डेल बी जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया? इस म्यू का जेड कंपोनेंट। इस म्यू का जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डेल जे जेड हो जाएगा। ठीक, नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या कर दिया? इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। ये क्या है हमारे पास? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग जेड डायरेक्शन। नाउ ये क्या है? एटम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। और फोर्स किस डायरेक्शन में लगा? इस जेड डायरेक्शन में। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ? ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी बोल सकता हूँ, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ? तो शब्दों में ट्रांसवर्स फोर्स बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर एफ जेड क्या है मेरे पास? ट्रांसवर्स फोर्स है। और यहाँ पर डेल बी जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन। और यहाँ पर म्यू जे जेड क्या है? इट इज द जेड कंपोनेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम। इतनी बात समझ में आई? नाउ ये क्या हो गया मेरे पास? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नाउ सिंस वी नो फ्रॉम वेक्टर एटम मॉडल वी नो दिस म्यू जे यानी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जे कैन बी रिटन एज जी जे इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m, जी जे इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m एंड मल्टीप्लाई में जे। यहाँ पर म्यू जे क्या है? यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट, और ये जे क्या है? यहाँ पर टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और एम क्या है? यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके का हमने डिफाइन किया था इन दोनों के भी रिलेशन, हमको पता है। नाउ अगर मैं ये क्या है मेरे पास? टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर मैं इसका जेड कंपोनेंट निकालूं, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं? म्यू जे जेड निकालूं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? जी जे इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m इंटू जे जेड हो जाएगा। यहाँ जेड कंपोनेंट है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? जेड कंपोनेंट आ जाएगा। सिंस वी नो जेड कंपोनेंट ऑफ जे कैन बी रिटन एज
एम जे इंटू एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पर एम जे क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। क्या है ये, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करस्पॉन्डिंग टू जे है ना। अगर मैं यहाँ पर अब इस वैल्यू को यहाँ से उठाकर इधर पुट करता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, म्यू जे जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, जी जे इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m, और यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दो, कितनी है मेरे पास, ये h अपॉन 2 पाई इंटू कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर एम जे आ गया। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी, जे जेड की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से म्यू जे जेड इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, जी जे इंटू ये कितना आ गया यहाँ पर, ई एच अपॉन 4 पाई m आ गया, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया मेरे पास, एम जे आ गया। नाउ ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी होती है मेरे पास, बोहर मैग्नेट्रॉन की होती है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो यहाँ से म्यू जे जेड इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, जी जे इंटू म्यू बी इंटू कितना आ गया, एम जे आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि जो एम जे होता है वो क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है करस्पॉन्डिंग टू जे, और जो एम जे की जो वैल्यू होती है कहाँ से कहाँ लाई करती है, -J2 प्लस जे लाई करती है फॉर ए गिवन जे, और इसकी कितनी वैल्यू होती है, 2J प्लस 1 वैल्यू होती है। ठीक है, कितनी वैल्यू होती है, टोटल 2J प्लस 1 वैल्यू होती है इसकी, और कहाँ से कहाँ लाई करता है, ये -J2 प्लस जे लाई करता है। ठीक है, फॉर ए गिवन जे। नाउ ये तो क्या हो गया मेरे, ये क्या निकल गया मेरे पास, म्यू जे जेड निकल गया। अब इस वैल्यू को यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, तो पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, ट्रांसवर्स फोर्स यानी फोर्स अलोंग जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, डेल बी जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड, एंड म्यू जे जेड की जो कितना आ जाएगा, सिर्फ पूरा पूरा ये टर्म आ जाएगा, कितना है मेरे पास, जी जे इंटू म्यू बी इंटू कितना आ गया यहाँ पर, एम जे आ गया। ठीक है, दिस इज द ट्रांसवर्स फोर्स, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। अभी किस में लग रहा है, इन एटम में लग रहा है। अगर मैं अज्यूम करूं इन एटम का मास कितना है, कैपिटल एम है, और उसमें इतना फोर्स लग रहा है, तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रदान करेगा ये फोर्स, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू एफ जेड कितना हो जाएगा मेरे पास, ए जेड इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ, यानी फोर्स अलोंग जेड डायरेक्शन डिवाइडेड बाई मास ऑफ एटम। ठीक है, कैपिटल एम क्या है यहाँ पर, मास ऑफ एटम है। तो ये वैल्यू यहाँ से उठाकर इधर पुट कर दो तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस फोर्स एफ जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/m, तो ये कैपिटल एम है, किसका मास है, ये एटम का मास है, और इस एफ जेड की जो क्या पुट कर देंगे हम, ये वाला टर्म पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। बट वी हैव डेल बी जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड इंटू कितना आ गया यहाँ पर, जी जे इंटू कितना आ गया, म्यू बी इंटू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, एम जे आ गया। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 3, इसे मैंने क्या कह दिया, सम इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। नाउ आगे बढ़ते हैं, और हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर। ओके, ये तो क्या निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया हमारे पास। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ, इफ वी वाई इज लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी, यानी जो यहाँ पर इनके पास पहले वेलोसिटी थी अलोंग वाई डायरेक्शन, वो क्या थी हमारे पास, वी वाई थी। मैंने अज्यूम कर लिया वी वाई क्या है यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी है, और मैंने अज्यूम कर लिया डी इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो ये एटम है मैग्नेटिक फील्ड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, मैंने अज्यूम कर लिया टी टाइम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वांटिटी यहाँ पर लिखी है, वेरिएबल लिखे हैं, ये क्या है, जो वी वाई है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी है, और जो डी है वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन मैग्नेटिक फील्ड है बाय एटम, और टी क्या है यहाँ पर, कितने समय के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड में रहा, या फिर कितने समय के लिए उस एटम में फोर्स लगा, वो क्या है यहाँ पर, टी है। तो इन दोनों का रिलेशन लिख सकता हूँ मैं, तो टी इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, डी है, यानी स्पीड यानी वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, वी वाई है। इतनी बात समझ में आई। ओके, से इट इज सम इक्वेशन नंबर कितना हो गया मेरे पास, 3 हो गया है, इसे मैं क्या बोल देता हूँ यहाँ पर, 4 बोल देता हूँ। लेकिन अगर अब ये क्या है, एटम है, तो इनमें कौन सी थ्योरी लगेगी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लगी। तो फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी, फ्रॉम केटी, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी वी नो कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ मास हाफ mv², ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाफ mvy², ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम, वो किसके बराबर होती है, 3/2 kT के बराबर होती है फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहाँ k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और यहाँ पर T क्या है मेरे पास, टेम्परेचर है। इतनी बात है, टेम्परेचर इन केल्विन। नाउ अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से Vy निकाल सकता हूँ मैं। तो यहाँ से देखो, इससे ये टर्म तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास Vy इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो मेरे पास 3kT डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ये m आ गया। Vy इक्वल टू कितना आ गया,
सॉरी ये क्या निकला वी वाई स्क्वायर, तो ये वी वाई स्क्वायर आ गया। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, मैं वी वाई निकालूँ तो वी वाई इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 3KT डिवाइडेड बाई m आ गया। इतनी बात समझ में आई। वी वाई इक्वल टू कितना आ गया, 3KT डिवाइडेड बाई m आ गया। अगर मैं यहाँ से वी वाई इक्वल टू निकालूँ तो वी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे साथ, d अपॉन टी आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो कितना आएगा देखो, ये d अपॉन टी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 3KT डिवाइडेड बाई कितना आ गया, m आ गया। अब अगर ऐसे t निकालो, टाइम निकालो तो कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास d इंटू अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई 3KT आ गया। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये क्या निकल गया मेरे पास, टाइम t निकल गया। नाउ अब हमें निकालना क्या है कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा इस फोर्स के कारण, जिसके कारण एक्सेलरेशन इतना है, और इतने टाइम के लिए जब फोर्स लगेगा तो कितना डिफ्लेक्शन होगा। क्या निकाल देंगे अब हम, ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन निकाल देंगे। अगर यहाँ पर मिटा दूँ, इसे नोट कर लो आप, ठीक, मिटा देता हूँ मैं। ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन किसके कारण, इस फोर्स के कारण। कौन सा फोर्स, ये Fz फोर्स के कारण। और Fz फोर्स के कारण एक्सेलरेशन कितना है, Az है, और कितने टाइम के लिए फोर्स लग रहा है, t टाइम के लिए फोर्स लग रहा है। तो कितना डिफ्लेक्शन होगा, न्यूटन सेकंड इक्वेशन वी नो। डिफ्लेक्शन मैंने अज्यूम कर लिया, कितना डिफ्लेक्शन लग रहा है, z जैसे जो इक्वेशन है ना न्यूटन की, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस की जो क्या पुट कर दिया हमने, जेड पुट कर दिया यहाँ पर अलॉन्ग जेड डायरेक्शन, ठीक है। एस की जो कितना पुट किया, जेड। अब ट्रांसफर डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है नहीं है, क्योंकि इनिशियली कहाँ जा रहे थे, वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या कर रहे थे, एटम हमारे चल रहे थे, ठीक है, जब तक उसमें फोर्स नहीं लगा था। जैसे ही फोर्स लगा, ट्रांसफर डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है उसके पास, कितना एक्सेलरेशन लगा, वीजेड एक्सेलरेशन लगा, किस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। कितने टाइम के लिए लगा, टी टाइम के लिए लगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या, जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ क्या, एक्सेलरेशन ए जेड इंटू टी स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या, ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन। ना यहाँ पर ए जेड और टी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा हमारा कि ट्रांसफर डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्शन लगेगा। ना ये क्या है मेरे पास, 1/2 है। ए जेड की वैल्यू ये दी है हमको कितनी, इधर है, कितनी है मेरे पास, 1/m डेल बी जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड, एंड मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पर, जी जे इंटू म्यू बी इंटू कितना आ गया यहाँ पर एम जे, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर। और ये क्या है, टी है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा तो कितना आया, m अपॉन 3KT आ जाएगा। के क्या है, बोल चुके हैं कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर किसका होगा, इस ओवन का होगा, हाँ ये याद रखना आप, ओके। नाउ अब इस m से ये m क्या हो जाएगा मेरे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से z इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, इन दो टर्म को पहले लिख दो, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर जी जे इंटू एम जे है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया मेरे पास, देखो यहाँ पर ऊपर तो कितना आ जाए, डेल बी जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया इधर से बोहर मैग्नेटॉन म्यू बी इंटू कितना आ गया डी स्क्वायर, एंड डिवाइड में कितना आ गया 3 2 जा 6 आ गया, एंड ये कितना आ गया मेरे पास के टी आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया डिफ्लेक्शन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, यानी इसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा, कितना जेड इतना डिफ्लेक्शन होगा। ना अब ये एक क्वेश्चन हमको ये दिखाना चाह रही है कि जो जेड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस जीजे और एमजे पर डिपेंड कर रहा है, यानी ये जीजे और एमजे की वैल्यू होंगी वो डिफाइन करेंगी कि ये जेड कितने टाइप का होगा, यानी जेड की कितनी वैल्यू होंगी। ना अब यहाँ पर जो जीजे है वो तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो जीजे होता है वो तो क्या होता है, 2 होता है, जीजे क्या होता है, वो कितना होता है, 2 होता है। लेकिन जो mj की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है फॉर ए गिवन j, कहाँ से कहाँ तक, -j2 प्लस j वेरी करती है, और टोटल कितनी वैल्यू होती है इसकी, 2j प्लस 1 वैल्यू होती है। टोटल कितनी वैल्यू होती है, 2j प्लस 1 वैल्यू होती है ना। अगर मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाए कि वो कितनी वैल्यू होंगी, तो ये इस जेड की क्या होंगी, उतनी वैल्यू होंगी, यानी उतनी डायरेक्शन में क्या लगेगा, डिफ्लेक्शन लगेगा ना। अब हम जानते हैं जो यहाँ पर एटम है, ये सिल्वर जो एटम है वो कहाँ है, अपनी ग्राउंड स्टेट में है। सिंस सिल्वर एटम आर इन ग्राउंड स्टेट, सिल्वर एटम आर इन ग्राउंड स्टेट, जो सिल्वर एटम है वो कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में है। जो ग्राउंड स्टेट ऑफ सिल्वर एटम क्वांटम मैकेनिकली रिप्रेजेंटेड एज 2s1/2,
क्वांटम मैकेनिकल स्टेट क्या होती है सिल्वर एटम की ग्राउंड स्टेट में 2s1/2 होती है। ये 2 किसको दिखा रहा है, उसकी मल्टीप्लिसिटी को दिखा रहा है, और ये किसको दिखा रहा है 1/2 किसको दिखा रहा है, इस j को दिखा रहा है, यानी किसको इनर क्वांटम नंबर को दिखा रहा है। और ये s क्या है यहाँ पर, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, और ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इसके लिए जो l की वैल्यू होगी या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, ये दिखाना चाह रहा है। और ये पूरा टर्म इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने पढ़ा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में, और ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने सीखा हुआ है। तो इसकी अगर मल्टीप्लिसिटी 2 है तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। अगर इसके लिए ये s है तो इसके लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और यहाँ पर ये 1/2 लिखा है तो ये क्या होता है, इनर क्वांटम नंबर होता है, इसके लिए j की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह j की जगह क्या पुट करूँ, 1/2 पुट करूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 × 1/2 प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि इससे ये कैंसिल तो कितना आ गया, 2 आ गया। यानी इस mj की कितनी वैल्यू होंगी, 2 वैल्यू होंगी। और वो कौन कौन सी होंगी, आप जानते हैं कौन कौन सी होंगी। अब यहाँ पर क्या पुट कर दो, अब j कहाँ, j की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो दिस mj, ये वाला mj, ये mj इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, -j2 + j, यानी -1/2 2 + 1/2। इसकी 2 वैल्यू होंगी, एक कौन कौन सी होगी, एक कौन सी होगी -1/2, और दूसरी कौन सी होगी मेरे पास +1/2 होंगी। इसकी सिर्फ कितनी वैल्यू होंगी, 2 वैल्यू होंगी। अब मैं अगर यहाँ पर क्या निकालूं, ये निकालूं jj और mj निकालूं, क्या jj × mj निकालूं तो कितना आ जाएगा, jj तो हमेशा कितना होता है, 2 होता है, एंड मल्टीप्लाई में एक बार कितना आ जाएगा, +1/2, एंड दूसरी वैल्यू में क्या आ जाएगा, 2 × -1/2, क्योंकि mj की कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, एक कौन सी है +1/2 और एक कौन सी है -1/2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो jj × mj की 2 वैल्यू आ गई, एक कौन सी आ गई -1 और एक कौन सी आ गई +1, तो इसकी 2 वैल्यू होंगी +-1। और एक्सपेरिमेंटली भी हमें यही देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर ये टर्म jj × mj आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी होती है, +-1 होती है। यानी ये क्या दिखाना चाह रहा है, ये पूरी कैलकुलेशन ये दिखानी चाह रही है कि mj की वैल्यू कितनी है, 2 वैल्यू हैं, तो यहाँ से जो z की वैल्यू होगी वो भी कितनी होंगी, 2 होंगे, कौन कौन सी, +-1, एंड मल्टीप्लाई में कितनी, del bz डिवाइडेड बाई del z इंटू म्यू बी इंटू d² डिवाइडेड बाई 6kt, ये क्या होंगी, वैल्यू होंगी। और z की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू, एक कहाँ +z डायरेक्शन में, दूसरी कहाँ -z डायरेक्शन में, वही हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन लग रहा है, +z डायरेक्शन में, और एक कहाँ को लग रहा है, -z डायरेक्शन में। ये क्या हो गया, इसका क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन हो गया कि क्यों सिर्फ 2 डायरेक्शन को डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, किसके लिए, सिल्वर एटम के लिए। नाउ अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्या है कि यहाँ पर जो एटम है वो कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में है, ऐसा ही हमने क्यों लिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही हमने क्यों लिया है, तो वो हम अगले वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं इसमें उसको नहीं बता रहा हूँ, तो देखते हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये डिफ्लेक्शन डिस्क्रीट क्यों होता है, और एटम का जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है, डिस्क्रीट होता है एक्सपेरिमेंटली भी। ठीक है, आई होप आपको स्टर्न-गरलाक एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।